नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज की खबरों में बिहार की गरीबों पर, बिहार की आम जनता के बारे में बात करेंगे। बिहार के गरीबों के लिए सरकार ने क्या घोषणाएं की है, सरकार की क्या योजनाएं हैं, उन सभी के बारे में बताया जाएगा। साथ ही बिहार में सरकार बदलने को लेकर लालू यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्या तैयारियां कर रहे हैं, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। तो आज की बिहार की गर्मा गर्म खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। गरीबों के लिए बड़ी खबर है, सरकार ने नया नियम लागू कर दिया है। देखिए, जिनके राशन कार्ड है वे लोग जरा ध्यान से सुनिएगा। राशन कार्ड धारियों को अब जून से मिलेगा सिर्फ 1 किलो गेहूं। पहले आपको नया नियम बता देता हूं। तो देखिए, राशन कार्ड धारियों को नियमित तौर पर मिलने वाले अनाज में गेहूं की कटौती कर दी गई है। अब तक कार्ड धारियों को जो 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल मिलता आ रहा है, लेकिन अब वो नहीं मिलेगा। जून से कार्ड धारियों को सिर्फ 1 किलो गेहूं ही मिलेगा, बाकी 4 किलो चावल दिया जाएगा। मतलब 5 किलो अभी भी अनाज दिया जाएगा। पहले 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं, अब सिर्फ 1 किलो गेहूं मिलेगा, बाकी 4 किलो चावल दिया जाएगा। और साथ ही सुनिए कि गरीब कल्याण योजना के तहत जो फ्री में 5 किलो अनाज दिया जाता था, तो उसमें भी 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल दिया जाता था, लेकिन अब उसमें 1 किलो भी गेहूं नहीं दिया जाएगा, सिर्फ 5 किलो चावल दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर कहें तो जिनको दोनों लाभ मिलता है, मतलब नियमित तौर पर भी राशन कार्ड से अनाज मिलता है और गरीब कल्याण योजना के तहत भी मिलता है, तो टोटल आपको 9 किलो चावल मिलेंगे और सिर्फ 1 किलो गेहूं मिलेगा। और इसका राशन कार्डधारी संघ ने विरोध जता दिया है, कहा है कि सिर्फ 1 किलो गेहूं से आखिर कैसे गुजारा मिलेगा। तो वहीं निःशुल्क जो गेहूं मिलता था उसको भी बंद कर दिया गया है। तो क्या गरीब अब सिर्फ भात ही खाएंगे? अब क्या रोटी खाने का उनका अधिकार नहीं है? एक तो देश में रोजगार की कमी हो रही है, सरकारी विद्यालयों में ठीक से सरकार शिक्षा भी नहीं दे रही है, और ऊपर से जो गेहूं भी दिया जाता था उसको भी बंद किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दूं कि गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो फ्री में राशन दिया जा रहा है 5 किलो का, वो सिर्फ सितंबर तक ही दिया जाएगा, सितंबर तक ही बढ़ाया गया है। अब ये लीजिए, बिहार सरकार ने बिहार वालों के लिए एक और बड़ा कदम उठा लिया है। देखिए, बिहार में बच्चों की पैदाइशी बीमारियों का अब फ्री में इलाज होगा, 1 रुपया भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने घोषणा कर दी है कि जन्मजात बीमारियों से पीड़ित बच्चों का IGIMS में अब पूरी तरह से निःशुल्क इलाज होगा, और ये इलाज राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत होगा। आप ये भी जान लीजिए कि आखिर किन बीमारियों का फ्री में इलाज होगा। तो देखिए, हृदय रोग, लीवर, न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, कैंसर, किडनी, टेढ़ा जबड़ा, दंत रोग, कटे होठ, हड्डी रोग, टेढ़े हाथ पैर आदि का फ्री में इलाज होगा। भले ही लालू यादव चुनाव में हार गए हैं, भले ही राजद इस बार चुनाव में हार गई है, लेकिन लालू यादव अपनी सरकार बनाने में कामयाब होने वाले हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव के बीच लगातार नजदीकियां बढ़ रही है। 1 महीने में 4 बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव के बीच मुलाकात हो गई है। खबरों में तो यहां तक कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए लालू यादव बिहार आए हैं। और इधर देखिए, लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने तो ऐलान भी कर दिया। उन्होंने कह दिया है कि हमारी सरकार अब बननी है, बस कब बनेगी ये लालू यादव बताएंगे। देखिए, लगातार बिहार की राजनीति में देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब बीजेपी के फैसलों का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी जातीय जनगणना नहीं करवाना चाहती थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के फैसले का परवाह किए बिना तेजस्वी यादव से मिलकर बिहार में जातीय जनगणना करवाने का फैसला ले लिया। और इधर जातीय जनगणना की मीटिंग से पहले लालू यादव बिहार आ गए हैं और तेजस्वी यादव भी बिहार आज पहुंच जाएंगे। और लालू यादव की बेटी का बयान सुनिए। देखिए, मीसा भारती जी ने कहा है कि बिहार में हमारी सरकार आज नहीं तो कल अब बननी ही बननी है, पर कब बनेगी ये लालू यादव बताएंगे। नीतीश कुमार के साथ गठबंधन होगा कि नहीं, इस पर मैं अभी खुलासा नहीं करूंगा, पर जो भी बदलाव होगा वो जल्द ही बता दिया जाएगा।
कहा जा रहा है कि बिहार में अब बहुत ही बड़ा खेला होने वाला है। बिहार में एनडीए सरकार भी गिर सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। खबरों में तो यहां तक कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पलटी मारने में माहिर हैं। वे एक बार फिर से पलटी मार के राजद के साथ आ सकते हैं। बिहार में महागठबंधन की एक बार फिर से सरकार बन सकती है। गरीबों के लिए बड़ी खबर है, मजदूरों के लिए बड़ी खबर है। वैसे मजदूर जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं उनके लिए बड़ी खबर है। देखिए, एक बेहतर भविष्य के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ यदि आपने अभी तक उठाना शुरू नहीं किया है तो जल्दी से इसमें आप रजिस्ट्रेशन जरूरी करवा लें। बुढ़ापे में कोई साथ दे या ना दे, लेकिन ये योजना आपको साथ देगी। तो आखिर कौन इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? तो देखिए, जो लोग 18 से 40 वर्ष के आयु के अंतर्गत आते हैं वे लोग इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद 55 रुपए से लेकर 200 रुपए प्रति माह आपको देना होगा। मतलब प्रतिदिन यदि आप 2 रुपए देंगे तो 60 साल की उम्र के बाद आपको 3000 रुपए प्रति महीना मिलेगा। और कौन अप्लाई कर सकता है? तो देखिए, जिनकी मंथली इनकम 15,000 रुपया तक है और वो टैक्स पे नहीं करते हैं तो वे लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इस योजना में पहले आपको 60 रुपए लगभग प्रति महीने देने पड़ते हैं और 40 साल की उम्र आते आते लगभग 200 रुपए प्रति महीना देना पड़ेगा। और मान लीजिए मैं मैक्सिमम लेके ही चलता हूं 200 रुपए प्रति महीने, तो एक साल में कितना देना हुआ? तो 2400 रुपए। इस तरह से 10 साल या 20 साल का कैलकुलेट करें तो लगभग 48,000 रुपए आ जाएंगे। खैर, आप 48,000 से कम ही सरकार को पे करेंगे, लेकिन सरकार 60 साल के बाद आपको एक साल के अंदर ही 36,000 रुपए दे देगी। देखिए, प्रति महीने 3,000 मिलेंगे तो एक साल में हो गया 36,000। और इसमें यह भी लाभ है कि मान लीजिए कि पति या पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, तो मान लीजिए पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को बाद में जब तक वे जिंदा रहेगी तब तक 1500 रुपए एक्स्ट्रा उनको मिलते रहेंगे। यानी यदि पत्नी भी रजिस्ट्रेशन करवाई है तो उनके 3000 रुपए और पति के पेंशन के रूप में 1500, टोटल 4500 रुपए इस तरह से मिल सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप मानधन.in पर जाएं या फिर हेल्पलाइन नंबर 14434 पर कॉल कर सकते हैं या फिर आपके नजदीकी सीएससी केंद्र पर जा सकते हैं। बिहार में इस बार बाढ़ भयंकर तबाही मचाने वाली है। देखिए, बिहार में मानसून आने से पहले ही भयंकर बारिश ने अभी से ही तबाही मचाना शुरू कर दिया है। और कहा जा रहा है कि बिहार में इस वर्ष बाढ़ की अवधि 1 जून से ही शुरू हो जाएगी। 1 जून से 30 अक्टूबर तक बिहार में बाढ़ इस बार तबाही मचा सकती है। और इस बार बाढ़ में बिहार को कैसे बचाया जाए, बिहार में बाढ़ से कैसे राहत दिया जाए, इसको लेकर सरकार तैयारी कर रही है। बिहार सरकार का लक्ष्य है कि इस बार बिहार को बाढ़ से बचाया जाए, उसके लिए जो भी कदम हो वो उठाया जाना चाहिए। बिहार सरकार इस बार बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए पूरी तरह से प्रयत्न कर रही है। अब बस समय का इंतजार है कि आखिर सरकार कितने इसमें से सफल हो पाती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि अस्पतालों में यदि इस बार जांच कम हुई ना तो इस बार प्रभारी को नहीं छोड़ेंगे। सीधा सीधी बिहार सरकार का कहना है कि बहुत ही हो गया है सरकारी अस्पतालों में धांधली, अब नहीं चलने देंगे। देखिए, बिहार के सरकारी अस्पतालों में आउटडोर यानी बाह्य कक्ष में आने वाले मरीजों के रोगी की जांच कम होने या कोताही पर अस्पताल के प्रभारी अब जिम्मेदार होंगे। अस्पतालों में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड सहित अन्य जांच बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सीधा सीधी कहा गया है कि चाहे अल्ट्रासाउंड हो, एक्सरे हो, खून की जांच हो या अन्य कोई भी जांच हो, किसी भी जांच में कमी नहीं आनी चाहिए। सभी रोगियों की जांच होनी चाहिए। विभाग ने सभी जिलों के सिविल सर्जनों को जांच बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। कई तरह की शिकायतें मिलती है, जैसे बिहार के सरकारी अस्पतालों में जो मरीज आ रहे हैं उनके रोगों की बिना जांच किए ही जैसे तैसे देखकर उनको वापस कर दिया जाता है, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। सरकार ने सभी जिलों के सिविल सर्जनों से कहा है कि वे अपने स्तर पर अस्पताल में रोगियों की जांच की संख्या कम होने के मामले की जांच करें और आवश्यक कार्रवाई करें। बिहार में इंजीनियरिंग और मेडिकल के शिक्षकों और छात्रों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी घोषणा कर दी है। सबसे पहले आपको बता दूं कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षकों की बम्पर नियुक्ति होने वाली है। देखिए, बिहार के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति बहुत ही जल्द होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो भी संस्थान बनाए जा रहे हैं उनमें आवश्यकता के अनुसार तेजी से बहाली करें।
देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भवन के 893 करोड़ 60 लाख की लागत से बने 17 भवनों का उद्घाटन और 193 करोड़ 67 लाख से बनने वाले 5 भवनों के शिलान्यास के बाद अपना संबोधन दे रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इंजीनियरिंग और मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है, जिसका संचालन शीघ्र ही शुरू होगा। इन्होंने कहा कि सभी जिलों में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के भवन बनाए जा रहे हैं, कुछ जगह बाकी है जिन्हें इस साल के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि किसी को भी अब मजबूरी में बिहार से बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाना होगा। मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई में लड़कियों को कम से कम 35% का आरक्षण दिया जा रहा है। अरे साहब, लोगों की जान लेकर ही छोड़ोगे क्या? एक तो परेशानी कम करने के बजाय परेशानियां बढ़ा रहे हो आप लोग। देखिए, पाटलिपुत्र कॉलोनी की 25 सड़कें खोदकर छोड़ दी गई है। अब बोलिए, बारिश का समय आ रहा है, बाढ़ का समय आ रहा है, यहाँ रहने वाले लोगों का क्या होगा? सरकार से विनती है कि जो अधिकारी ऐसा करते हैं, लोगों की परेशानियां बढ़ाते हैं, उनको आप लोग छोड़ते क्यों हो? कार्रवाई कीजिए सब पर। देखिए, पटना से खबर है कि नमामि गंगे परियोजना के तहत किया गया कार्य अधूरा रह जाने के कारण इस बार पाटलिपुत्र कॉलोनी में लोगों को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ेगी। पाटलिपुत्र कॉलोनी की लगभग सभी सड़कों को खोदकर छोड़ दिया गया है। पहले ही इस क्षेत्र में बारिश का पानी निकलने के लिए ड्रेनेज नहीं है। भारी बारिश हो जाए तो घुटने भर पानी लग जाता है और इस बार भी जल निकासी का प्रभावी व्यवस्था नहीं की गई है। वार्ड 22 बी के पार्षद प्रतिनिधि नीलेश प्रसाद यादव ने बताया कि इस क्षेत्र की सड़क पिछले 1.5 साल से खराब है। हालात इतनी बुरी है कि इस बार भी जल जमाव होना तय है। लोगों की परेशानी बढ़ेगी और इस सिस्टम को क्या बोलेंगे? देखिए, पाटलिपुत्र कॉलोनी की 25 सड़कों को खोदकर छोड़ दिया गया है। सड़कें खुदी होने से करीब 20,000 की आबादी प्रभावित है। कई सड़कों पर तो मिट्टी भर के छोड़ दिया गया है। बारिश होने पर इन पर चलना भी मुश्किल हो जाएगा। और देखिए, सड़कों की मरम्मत करने के लिए कई बार संबंधित अधिकारियों को सूचना भी दी गई, शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आखिर कैसे नहीं डूबेगा बिहार? देखिए, जब बिहार की राजधानी पटना का इतनी खराब हालात है तो पूरे बिहार का क्या होगा, सोच के भी डर लगता है। देखिए, 4 साल से भी नहीं बन सकी है राजापुर से वन विभाग तक की सड़क। अब बरसात का मौसम नजदीक आया है तो आरसीडी के इंजीनियरों की नींद खुली है। एक बार फिर से बारिश में लगभग 2 लाख आबादी को परेशानी होगी। हालात इतनी बुरी है कि यहाँ सड़क जर्जर होने के कारण 2 पहिया 4 पहिया वाहन की बात तो छोड़ दीजिए, पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। देख सकते हैं कि सड़क पर किस प्रकार से गड्ढे बने हुए हैं। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के 4,404 छात्रों को मिलेगा मेगा छात्रवृत्ति। देखिए, SCERT ने राष्ट्रीय आय सह मेगा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2022-23 का रिजल्ट जारी कर दिया है और इसमें बिहार के 4,404 विद्यार्थियों को सफलता मिली है, जिसमें से 2,804 छात्र और 1,600 छात्राएं हैं। ये परीक्षा 27 फरवरी को ली गई थी और जिसने परीक्षा दिए हैं वे लोग अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और रिजल्ट के लिए आपको SCERT द्वारा रिजल्ट का वेबसाइट scert.bihar.gov.in पर जाना होगा। अब रही बात कि आखिर कितने रुपए मिलेंगे, तो देखिए 12,000 रुपया प्रति छात्र छात्राओं को मिलने वाला है। जो लोग BC या फिर OBC कैंडिडेट हैं वे लोग जरा ध्यान दीजिएगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को फ्री में कोचिंग करवाया जाएगा। आप यदि कैट मेट या फिर CLAT की तैयारी करना चाहते हैं या जॉब पाना चाहते हैं और आपको बेहतर कोचिंग चाहिए तो आपको फ्री में सरकार करवाने वाली है। देखिए, मुख्यमंत्री व्यावसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजना के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग बिहार पटना के द्वारा ये कराया जा रहा है। यदि आप बिहार के अस्थायी निवासी हो और पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्य हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए छात्र या छात्रा या उनके अभिभावक की अधिकतम वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। देखिए, केट मेट अथवा मैनेजमेंट सर्विस के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप CIMP.ac.in पर जाएं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कैसे अप्लाई करेंगे, कौन से हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेंगे, सारी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दी जाएगी।
लगता है कि अभी सरकार की अकल ठिकाने आ गई है। देखिए, जो सरकार लगातार महंगाई पे महंगाई बढ़ाई जा रही थी, अब वो महंगाई कम कर रही है। एक तरफ जहां पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए गए हैं, तो ऊपर से अब अन्य चीजों के भी दाम घट रहे हैं। देखिए, चीनी के दाम भी घटने वाले हैं। उसके साथ ही खाद्य तेल, जो सरसों रिफाइन है या अन्य खाद्य तेल, उसके भी दाम घटने वाले हैं। साथ ही साबुन, शैम्पू के भी दाम घटेंगे। बिस्कुट और चॉकलेट भी अब सस्ते होंगे। घर की पेंटिंग में लागत भी अब घटेगी। और कब से कीमत घटेगा? तो देखिए, कहा जा रहा है कि 15 जून से खुदरा बिक्री में अब ये सब कीमत घटने वाले हैं। और देखिए, तेल व्यापारियों का कहना है कि देश में खाद्य तेलों की उपलब्धता में सुधार होगा और आने वाले हफ्तों में इसकी कीमतों में कमी आएगी, क्योंकि इंडोनेशिया ने भारत को 2 लाख टन कच्चा पाम तेल भेज दिया है। देश में एक तरफ जहां पेट्रोल और डीजल के दाम घट गए हैं और इधर चीनी के निर्यात पर भी रोक लगा दिया गया है, साथ ही अब खाद्य तेल के भी दाम घट गए हैं, तो इसका असर अन्य चीजों पर भी पड़ेगा। देश की कई चीजें अब सस्ती होगी।